हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के चैप्टर में डेरिवेटिव्स के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, जो पहला टॉपिक आज का होगा। दूसरा टॉपिक होगा कि प्रैक्टिकल यूज क्या है रियल लाइफ में, है ना। और तीसरा हम पढ़ेंगे कि फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने का। राइट। सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं डेरिवेटिव्स को समझने के लिए कि हमें डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल। लेट मी ऐड अ न्यू पेज। सपोज करो कि आप एक पहाड़ पे खड़े हो और पहाड़ की धरती कुछ यूं है। राइट। ये तो मैं एक तरफ से दिखा रहा हूं। इट कुड बी स्प्रेड ऑल अक्रॉस, यहां तक फैली हो सकती है, इसके नीचे भी नीचे उतरने का रास्ता हो सकता है, ये प्लेन हो सकता है इतनी दूरी में। यहाँ पर एक प्लेन हो सकता है बीच में, एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर उतरने का रास्ता हो सकता है। तो नीचे उतरना चाहते हो आप यहाँ खड़े हो, बना दिया मैंने आपको, यहाँ खड़े हो। ठीक है, और यहाँ खड़े हो करके आप अब सोच रहे हो कि पहाड़ पे चढ़ तो गए, अब उतरेंगे कैसे। तो उतरने के लिए कुछ ऐसी स्थिति है आपके सामने कि अंधेरा हो रखा है, बहुत ज्यादा उजाला अब नहीं है। अब आप अंदाजे से नीचे उतर सकते हो। जैसे अंधेरे में अगर आपको आगे बढ़ना हो तो आप अंदाजे से ही तो पैर रखोगे। राइट। अगर अंधेरा हो और इस पहाड़ पे अगर आपको नीचे आना है, नीचे आना जरूरी है क्योंकि जंगली जानवर है, आपको नीचे आना है। तो आप क्या करोगे, अंदाजे से क्या करोगे, पैर रखोगे। पहले आप यहाँ पैर रख के देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो अभी मैं बिल्कुल प्लेन सतह पे हूँ क्योंकि बिल्कुल आगे मैं रख रहा हूँ पैर और नीचे नहीं जा रहा मेरा पैर। तो इसका मतलब है कि ये पैर मैं यहाँ पे रखूंगा तो नीचे नहीं जाऊंगा। तो व्हाट यू विल डू लाइक दिस कि दूसरी तरफ जरा पैर रख के देखो। अगर नहीं मिला तो थोड़ी दूर आगे चले और आगे चल करके इस पॉइंट पर आए और यहाँ आपको मिल गया कि अच्छा अच्छा ये चेंज हुआ, यहाँ पे मेरा पैर नीचे जा रहा है और यहाँ पर ढलान है। राइट, यहाँ पर स्लोप है। राइट। तो कितना स्लोप है, आपको लगा कि यहाँ कम स्लोप है, लेकिन इसके थोड़ा नीचे अगर मैं देखता हूं तो ज्यादा गहरा स्लोप दिख रहा है। राइट। और ऐसा स्लोप दिख रहा है जहां पे मैं गिरूंगा नहीं, मैं आराम से नीचे उतर जाऊंगा। तो कौन सा स्लोप आप डिसाइड करोगे पकड़ने के लिए, चलने के लिए। यू विल डिसाइड दिस स्लोप, आप दूसरा स्लोप डिसाइड करोगे जो कि थोड़ा और गहराई में जा रहा होगा। कुछ ऐसा सा है कि हाँ, अगर आप ऐसी जमीन और ऐसी जमीन देखो, थोड़ा नीचे जा रही हो, यहाँ पे चल सकते हो, तो आप इसको चुनोगे। अब बट ऑब्वियस आप इसको चुनोगे। यानी जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये आप जानना चाहते हो कि क्या रेट है हर जगह पे, किस तरीके से स्लोप चेंज हो रहा है। और जहां पर स्लोप ज्यादा चेंज हो रहा है वहीं पर आप क्या करोगे, वहीं से आप अपने कदम आगे बढ़ाओगे, वहीं से नीचे बढ़ना शुरू करोगे। राइट। ये है डेरिवेटिव्स का प्रैक्टिकल यूज। राइट, ये रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपको मैं कनेक्ट करके बताऊंगा कि कहां पर रियल लाइफ में इसका यूज होता है। यहां पर तो आपने समझ लिया कि आप कहीं फंस गए हो, पहाड़ पे ऊपर चढ़े हो, अब उतरने की बात हो रही है, गालिब उतरेंगे कैसे, तो आप ऐसे डिसाइड करते हो। यानी आप स्लोप पता करते हो, स्लोप कहाँ पे ज्यादा है, किस स्लोप के जरिए मैं नीचे उतरूं थोड़ा जल्दी उतर पाऊंगा, कौन सा स्लोप मेरे लिए आइडियल होगा। राइट। तो ठीक इसी तरीके से होता क्या है, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज, नया बना लेता हूं। होता क्या है कि जब आप एक कर्व बनाते हैं, कोई भी कर्व हो सकता है ये, और अभी तक जो आपने कर्व देखे थे वो कैसे थे, वो थे सिंपल लीनियर इक्वेशन वाले कर्व, जहां पर आप एंगल फाइंड आउट करते थे। सिंपल लीनियर इक्वेशन वाले कर्व में कैसे फाइंड आउट करते थे, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या, ग्रेडियंट मीन स्लोप। ठीक है। तो जो ये सीधी लाइन होती थी ना, इसका स्लोप चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, एवरीवेयर इट विल बी सेम। राइट, क्योंकि थीटा, दिस एंगल विल ऑलवेज बी सेम। और इसका इक्वेशन क्या होता था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम होता था ये एंगल। राइट, इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल की कौन सी वैल्यू, टैन वैल्यू, टैन थीटा। ये जो एंगल है ना, इसका टैन वैल्यू, टैन थीटा की जो वैल्यू होती थी वो एम होती थी। राइट। और इसी टैन थीटा की वैल्यू अगर आपको पता लग गई, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी है, एक्स प्लस टू है, तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखें तो वन इंटू एक्स है, प्लस टू है। राइट। तो वन क्या है, टैन थीटा अगर वन है तो व्हाट विल बी थीटा, थीटा विल बी 45 डिग्री। आई होप ये आपको पता होगा क्योंकि क्लास 10th में ये ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई जा चुकी होगी। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन। अगर आपको नहीं पता है तो आप मतलब आप गलत हैं फिर क्लास 11th में। राइट, आपको नहीं होना चाहिए क्लास 11th में अगर आपको ये नहीं पता है तो थीटा इज 45 डिग्री। राइट। तो थीटा जब 45 डिग्री है तो आपको पता लग गया कि ये स्लोप है।
और जो tan थीटा की वैल्यू होती है उसको हम ग्रेडियंट की तरह ले लेते हैं कि यस ठीक है, इसको ले लेते हैं हम, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो थीटा होता है वो स्लोप बताता है हमारी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन का, राइट, लीनियर इक्वेशन का। और वो कैसे बताया जाता है? ये रहा थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब आप देखिए यहां पर जरा मिलाइए, ये रहा हमारा x1, राइट, और ये रहा हमारा y1, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 एंड y1, राइट। अब यहां पर हम आते हैं, थीटा निकालना है तो यहां पे आते हैं, चाहे यहां पे आ जाओ, कहीं आ जाओ। यहां पर अगर आप आओगे तो सपोज करो कि दिस इज x2, ये x1 था, ये y1 था, ये x2 है। नाउ ये जो पूरी हाइट है ये क्या है? y2 है, राइट। तो यहां पर क्या होगा? ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी? ये होगी आपकी y2 माइनस y1। यहां पर जो हाइट होगी, यहां पर जो वो होगा आपका, ये होगा x2 एंड y2, ये हो गया। लेकिन हमें अगर थीटा निकालना है तो tan थीटा क्या होता है? इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप ये लिखो ABC, तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू आपका ये जो है परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AC, ठीक है। BC की वैल्यू क्या होगी? BC विल बी y2 माइनस y1 होगा, एंड देन AC विल बी x2 माइनस x1 होगा, राइट। जब आप m निकालते थे लास्ट क्लासेस में, यहां पर जो m की वैल्यू निकालते थे वो कैसे निकालते थे? यही तो m निकालते थे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आप देखो ना, AC क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा, यानी पूरा x2 है और यहां तक x1 है, तो x2 माइनस x1 हो गया ये पूरा। और ये क्या हो गया? y2 माइनस y1 हो गया, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स इट। ये आप एंगल निकालते थे। तो इस तरीके से आप जो है निकाल लेते थे क्या? एंगल या ग्रेडियंट। लेकिन अगर मैं एक नया आपके सामने बोलता हूं, यहां पे पर्दा, यहां पर मान लीजिए कोई कर्व हो आपके पास जो कि ऐसा हो, कुछ यूं इस तरीके से हो, गेटिंग माय पॉइंट, या फिर कुछ इस तरीके से हो, ऐसे करके बना हुआ है कर्व, राइट, ऐसे करके बना हुआ है, राइट, या फिर ऐसे करके बना हुआ है। तो एक सिंपल सा हम लेते हैं, ज्यादा टफ नहीं लेते हैं, एक सिंपल सा कर्व ले लेते हैं, जो दूसरे साइड में था वही वाला लेता हूं। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा वाई एक्सिस। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक कर्व ले लिया है कुछ यूं, ठीक है। इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको पैराबोला के बारे में। तो पैराबोला इसको कहते हैं। अब इस पैराबोला को अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर हम किसी एक पॉइंट पे आए तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। अगर हम इस पॉइंट पे आए, सपोज करो दिस इज द पॉइंट P, इस पॉइंट पे अगर हम एंगल फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि एंगल फाइंड आउट करने के लिए तो सीधी लाइन होनी चाहिए। यहाँ तो सीधी लाइन है ही नहीं, या फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कहाँ है सीधी लाइन? किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते थीटा, राइट। तो इसके लिए हमारे यहाँ लिमिट्स का तरीका निकाला गया। पहले आपने लिमिट्स पढ़ी है, लिमिट्स के जरिए हमें उस एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश की गई जो यहाँ पर बन रहा होगा, वो बहुत छोटा सा एंगल जो यहाँ पे बन रहा होगा। छोटा सा एंगल यानी किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर एंगल ये रहा, और यहाँ पर अगर आगे आओगे तो एंगल कुछ ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा है, राइट, जो एंगल बन रहा है, यही एंगल क्या करेगा? एक बहुत छोटे से एंगल को बताएगा। यानी एक कितने रेट से या फिर कितने एंगल से या कितना ग्रेडियंट से ये चेंज हो रहा है, किस रेट से ये चेंज हो रहा है या कितना क्विकली चेंज हो रहा है। चेंज ही तो थीटा है। ये चेंज क्या है? यही थीटा है, चेंज ही थीटा है। अगर मान लो ये कर्व है, ये कर्व सीधा स्ट्रेट लाइन का कर्व है, इस कर्व में मान लो ऐसा बताया गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी बताया गया। यहां ये बताया गया कि अगर आप 2 टाइम्स बढ़ाते हो अपने यहाँ क्या, फर्टिलाइजर, राइट, यानी कि आप जो है यहाँ पे फर्टिलाइजर अगर बढ़ाते हो, ठीक है, 2 टाइम्स फर्टिलाइजर बढ़ाते हो, तो आपकी जो सपोज आप 1 टाइम फर्टिलाइजर बढ़ाते हो तो 2 टाइम्स ये बढ़ जाता है, प्रोडक्ट बढ़ जाता है, मतलब यील्ड बढ़ जाती है। जो आपके खेतों में फसल हो रही है वो दोगुनी हो जाती है, राइट। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, यानी फर्टिलाइजर x है, राइट, ट्वाइस अगर आप फर्टिलाइजर डालते हो तो आपका क्या हो जाता है, यील्ड कितनी बढ़ जाती है? ये भी 2 गुने से बढ़ जाती है, राइट। अगर आप फर्टिलाइजर x लेते हो, इसकी मात्रा अगर दोगुनी करते हो, तो y क्या रहता है? y सिंगल यूनिट बढ़ जाती है, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, राइट। अगर हम इसको 2x इज इक्वल टू 2y कर दें तो इसका मतलब है कि अगर 2 डालो तो 2 गुना बढ़ जाती है, राइट। यहां पर अगर आप 2 डाल रहे हो तो आधा बढ़ती है, यानी कि 2 किलो खाद डालने पर आपकी 1 किलो बढ़ती है। y इज इक्वल टू 2x प्लस सी का ये मतलब हुआ।
तो ये क्या बताता है? चेंज ही तो बता रहा है, कितना चेंज होगा यील्ड में, आपके फसल में कितना चेंज होगा, कितना डालने पे कितना चेंज होगा, वही तो थीटा बता रहा है। यही तो थीटा है, ट्वाइस। ट्वाइस से बढ़ेगी, किससे बढ़ेगी ये बता रहा है कि ट्वाइस एक्स से बढ़ जाएगी, राइट। अगर आपने वाई बढ़ाया तो ट्वाइस एक्स से बढ़ जाएगी, वाई को 1 यूनिट से बढ़ाया तो आपका ये ट्वाइस से बढ़ जाएगा। अगर आपने 3 टाइम्स किया आपके खाद को, ठीक है, तो क्या होगा, आपका 2 टाइम्स ही बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है चेंज ही दिखाता है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। इसी तरीके से ये जो कर्व है ना, ये कर्व किस तरीके से चेंज हो रहा है, इस रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करना हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कर्व कैसा होता है, मान लीजिए कि कोई अपने यहाँ सेल की रिपोर्ट बना रहा है कि हाँ पिछले 1 साल में मेरी हर महीने में कितनी सेल हुई है, तो किसी महीने में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, किसी में बहुत कम होगी। ऐसे करके पूरा एक कर्व बनेगा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, ये जो कर्व बनेगा। तो इस कर्व में किसी एक पॉइंट पे मैं जानना चाहता हूं कि कितना चेंज हुआ था। मान लीजिए मैं कहता हूं कि जून के महीने में कितना चेंज हुआ था, तो जून के महीने की जो वैल्यू होगी, जो एक्स एक्सेस की वैल्यू यहाँ पे आएगी, उस वैल्यू को रख करके मैं निकाल लूंगा। लेकिन वो निकालूंगा कैसे, एंगल कैसे निकालूंगा? तो एंगल निकालने के लिए मुझे यहां पर चाहिए होगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जो छोटे से चेंज को किसी एक पॉइंट पे दिखाता है। इतना छोटा चेंज जो बहुत छोटा है। कितना छोटा है? इतना छोटा है कि इस पॉइंट से, पी और क्यू से बीच की दूरी लगभग जीरो है, नियर अबाउट टू जीरो है, नियर अबाउट जीरो है, बट नॉट एग्जैक्टली जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, राइट। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में ये पूरा का पूरा कर्व है ना, तो कर्व की वजह से सीधी लाइन नहीं खींची जा सकती। जब सीधी लाइन नहीं खींची जा सकती तो एक बहुत छोटी सी दूरी ले लेंगे। मान लीजिए पी और क्यू लगभग जीरो है लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं है, इस तरीके से लेते हैं। तो हम लिमिट का यूज करते हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, राइट। वो कैसे करते हैं, अब मैं आपको कर्व बना के दिखाता हूं। यहां पर मान लीजिए ये रहा कर्व, यहां पर आपका मान लीजिए कुछ ऐसा सा कर्व है, और इस पॉइंट पे आपने ले लिया मान लो पी पॉइंट पर। पी पॉइंट का जो वो है, सॉरी, पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, x1 हुआ, और ये पूरा क्या हुआ, y1। x1 और y1 ये दोनों कोऑर्डिनेट हुए, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट होगा x और y। x1 y1 मतलब x और y ले लो, ठीक है। x1 y1 की जगह x y ले लो, ठीक है। इसको y1 x1 हटा देता हूं। अब इसके पास में बहुत छोटा सा पॉइंट लेता हूं, P1, ठीक। P एंड P1, जब मैं छोटा सा पॉइंट लूंगा तो होगा क्या कि इस पॉइंट का भी मैं निकाल सकता हूं क्या, कोऑर्डिनेट। क्या होगा, P1 का कोऑर्डिनेट मान लीजिए निकाला हमने x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्यों? क्योंकि बहुत छोटा चेंज है, जब भी कोई छोटा चेंज दिखाया जाता है तो उसको डेल्टा एक्स से दिखाते हैं या डेल्टा से दिखाते हैं। और P1 का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा वाई। बहुत छोटी सी तो दूरी है, तो y प्लस बहुत छोटा सा, राइट, y प्लस डेल्टा वाई, राइट। हम जब कोई इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट। एफ एक्स या y दोनों में से कुछ एक लिख लो। तो आप अगर यहां पर कर्व के बारे में अगर आप जानना चाहो, तो ये कर्व एट पॉइंट पी हम इसको कैसे दिखाएंगे, एफ एक्स से दिखाएंगे इक्वेशन को। इक्वेशन यानी कि वाई एक्सिस, वाई वैल्यू, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो कैसे दिखाई जाएगी, एफ एक्स से दिखाई जाएगी, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यही तो लिखते हो। ये जो वाई है ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, राइट। वाई क्या है, वाई मान लीजिए किसी की वो है, यील्ड है, मतलब किसी फसल की कितनी फसल पैदा होगी कितना खाद डालने पर। तो खाद वाला जो पोर्शन है वो एक्स वाला पोर्शन है, राइट हैंड साइड का, जहां पे आप खाद की वैल्यू रखते हो, राइट। लेकिन जो टोटल फसल बदलेगी, जो आएगी, वो क्या होगी, वाई होगी, यानी एफ एक्स होगी। उसको फंक्शन ऑफ एक्स से दिखाते हैं। तो अगर मैं इसको देखना चाहूं पी एक्स वाई, तो पी एक्स वाई को मैं कैसे लिख सकता हूं, पी एक्स एंड एफ एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि y को एफ एक्स से लिखते हैं। अब हम आते हैं P1 में y प्लस डेल्टा वाई। इस केस में आप क्या लिख सकते हो, P1 को, P1 को आप लिख सकते हो P1 x प्लस डेल्टा एक्स एंड एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो वाई प्लस डेल्टा वाई क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही तो लिया है। ये छोटी सी दूरी है, आप ऐसे समझ जाइए, P और P1 ये है नजदीक नजदीक, ये आपका है डेल्टा एक्स और ये है डेल्टा वाई, राइट। ये आपका डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है, ठीक है। अब इसी डेल्टा और डेल्टा वाई के बीच में सारा खेल है। अब यहां पर अगर आप जो है वो निकालोगे,
tan थीटा यानी m। जब आप tan थीटा निकालते हो यानी m जो निकालते हो, एंगल जो निकालते हो tan थीटा, वो क्या होगा? मान लीजिए यहां पर P1 और O लिखा है आपने, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं? x2 माइनस x1। तो x2 क्या है? x2 क्या है? x2 y2 माइनस y1, सॉरी, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 क्या है? x2 इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यही तो है। जो y2 है, सॉरी y2 है वो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यही तो है। एंड जो एफ y1 है वो क्या है? एफ एक्स है। एंड देन x2 माइनस x1 क्या हो गया? x2 माइनस x1 हो गया डेल्टा एक्स, यही तो है। x2 माइनस x1 यही तो होगा, डेल्टा एक्स ही तो होगा। x2 माइनस x1 निकालोगे, x2 माइनस x1 क्या होगा? यहां पर टोटल दूरी कितनी है? यहां पर है x2, ये माइनस x1, तो इसके बीच में जो छोटा सा चेंज है, जो छोटी सी वैल्यू है, जो बहुत छोटा सा चेंज हमने किया, वो डेल्टा एक्स ही तो था। तो डेल्टा एक्स ही तो होगा यहाँ पे, ठीक है? तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये है फॉर्मूला आपका, ठीक है? लेकिन ये एंगल क्या ऐसे ही लिख देंगे हम? ये एंगल ऐसे निकलेगा या ये स्लोप ऐसे निकलेगी? ये स्लोप ऐसे नहीं निकलेगी। ये स्लोप निकलेगी जब आप लिखोगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये है हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ऐसे निकाला जाता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर आपको एंगल निकालना है छोटी सी दूरी में, ठीक है? इस वजह से ये फॉर्मूला बना है। अब ये जो डेल्टा एक्स है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। लेट डेल्टा एक्स बी एच, एच यानी बहुत छोटा सा चेंज। डेल्टा एक्स लिखने में थोड़ा मेहनत लगी होगी, तो किताबों में इसको ऐसे कर दिया गया है, आप भी ऐसे ही ले लीजिए। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हो गया डेरिवेशन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला। डेरिवेशन का नहीं, डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला। और इसी को क्या कहते हैं? इससे जो वैल्यू आती है ना, उसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। जो वैल्यू आती है उसको डेरिवेटिव कहते हैं। और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होता है वो क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव कुल मिला के क्या होता है? डेरिवेटिव होता है किसी एक पॉइंट पे वो बहुत छोटा सा चेंज जो मैं देखना चाहता हूं, राइट? एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। मान लो कि कोई आपने स्टैट्स तो पढ़े ही हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कर्व मैंने क्या बनाया है। किसी की सेल का कर्व अगर बनाया है, तो जनवरी की सेल, फरवरी की सेल, मार्च की सेल, अप्रैल की सेल, फिर मई की सेल, फिर जून की। मान लो कि कोई जून का निकालना चाहता है, जून में सेल में कितना डिप आया, जून में सेल में कितना चेंज आया, तो यहां पर वो एंगल निकालना चाहेगा। भाई एंगल ही तो निकालना चाहेगा चेंज निकालने के लिए, राइट? तो इस तरीके से वो डेरिवेटिव निकाल सकता है। और डेरिवेटिव कोई एंगल, एग्जैक्टली एंगल नहीं होता। डेरिवेटिव जब आप निकालते हो तो एग्जैक्टली कोई टेन थीटा करके आप एंगल नहीं निकाल सकते। वो इस फॉर्म में भी आ सकता है, 2x+3, राइट? क्योंकि वो एक छोटे से लाइन का इक्वेशन आपको देगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जैसे मान लीजिए 4x² + 8 था, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा ना, वो एक जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, ठीक है? मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका डेरिवेटिव आएगा क्या। इसका आएगा डेरिवेटिव 8x। ये कैसे आता है हम देखेंगे अभी, लेकिन इसका डेरिवेटिव आएगा 8x, राइट? तो ये क्या हो गया? एक सिंगल लाइन का इक्वेशन हो गया। सिंगल लाइन का इक्वेशन ये हो गया। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यानी जो 2 की पावर में जो इक्वेशन होते हैं, बाइनोमियल इक्वेशन में जो 2 की पावर में इक्वेशन होते हैं, जब उनको डिफरेंशिएट करते हो तो एक सिंगल लाइन का इक्वेशन मिलता है। यानी एक सिंगल लाइन अभी मिल जाती है। अब इस सिंगल लाइन पे आप वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हो कि क्या चेंज है डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ये होगा, और उस डेरिवेटिव पे वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू, यानी कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू क्या है वो रख करके आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपका एक्स क्यूब के फॉर्म में है, तो क्या होगा? ये 3x² हो जाएगा। ये कैसे निकलेगा अभी आप चिंता मत कीजिए, बता दूंगा आपको। ये 3x² हो जाएगा, तो यानी कि एक जो क्यूबिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव हमेशा एक पावर नीचे का इक्वेशन होता है जब भी आप ऐसे किसी कर्व की या ऐसे किसी कर्व की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटता है, वाई एक्सिस को कितनी जगह काटता है, वो आप पढ़ चुके होंगे क्लास 10 में, राइट? कितनी जगह पर काटता है आप ये बताइएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक फॉर्म का जो इक्वेशन है। तो एक डेरिवेटिव एक फॉर्मूला निकल करके आता है।
और लास्ट में अगर आपके पास मान लो 8 हो, 9 हो, तो ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 8 है, या फिर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। यही तो हुआ इक्वेशन। तो अगर x इज इक्वल टू 8 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या निकलेगा? क्योंकि x 8 है तो ये हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। जो चीज कांस्टेंट है उसमें चेंज कहां हो रहा है? तो जब चेंज हो ही नहीं रहा है तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्या होगा? 0 होगा। ऑलवेज रिमेंबर, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ये याद रखना है इसको। ठीक है? याद क्या रखना, ये तो समझने वाली बात है। जो कांस्टेंट है वो कभी चेंज ही नहीं होता, तो चेंज नहीं होता तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ही नहीं आता। तो जो आपका वो है डेरिवेटिव ऑफ सिंगल लाइन इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? जो सॉरी जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। राइट? तो ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके इस चैप्टर का, आपकी बुक का, आपके सिलेबस का। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, और इतनी डिटेल में शायद ही आपको कहीं और यूट्यूब चैनल पर आपको ये चीज मिले। इसलिए बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको देख लूं कि कुछ छूट तो नहीं गया। ठीक है? फॉर्मूला मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल यूज मैंने आपको बता दिया, वो सेल रिपोर्ट दिखा के डेरिवेटिव्स का मतलब आपको बता दिया। सो हाँ, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ये मैं आपको बता दूं। ये लास्ट में जो आपने देखा ना, लेट मी सी डेरिवेटिव, ओके मैंने उड़ा दिया है शायद। नहीं, यहाँ पर है, हाँ ठीक है, ये रहा। तो ये जो चीज है, यहाँ पर जो फॉर्मूला निकला है ना आपका, ये किसका फॉर्मूला है? डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला है। राइट? इस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को ही हम क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहा जाता है। इसलिए इसको याद रखिएगा। इसका एक अलग अलग नाम यही है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं रोकता हूं। ध्यान से समझिएगा क्या था ये, और उसके बाद अगले वीडियो में आइएगा। कल वो नया वीडियो आएगा, नया वीडियो आएगा, उसमें हम इसी चैप्टर में अब डेरिवेटिव्स निकालने का तरीका देखेंगे, कैसे निकाले जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।